मैं असलम आपको मुबारक देता हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर कायदे आज़म बिज़नेस पार्क पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बग़ैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन सकती, थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड से डेवलप्ड वर्ल्ड बन ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना जाए। और ये जो आपने कदम उठाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपने जो नौ बनाए हैं अब तक, और ये जो आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं बिजनेसेस को, ये बहुत बड़ा कदम है सही डायरेक्शन में। हमारा जो किबला है वो अब तक शुरू हुआ था 60s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और हम बाकी खित्ते से आगे थे और आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे रह गए और जो एशियन टाइगर्स हमारे से आगे निकल गए। सिंगापुर जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई इतना बड़ा हब बन जाएगा इकोनॉमी का, वो हमारे देखते देखते भी एक 50,000 पर कैपिटा इनकम है आज सिंगापुर की। उसकी वजह यह है कि उन्होंने प्लानिंग की थी। हमारी जो प्लानिंग थी 60s के बाद, हमारी प्लानिंग का सिस्टम ही सारा चला गया, हमारी प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो गई। जो एक वक्त पे हमारी प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स थे वो कोरिया, साउथ कोरिया जैसे मुल्क ने लिए, मलेशिया ने लिया, वो आगे निकल गया वो लेके। लेकिन हमने जो एक वक्त पे एक मिसाल थी डेवलपिंग वर्ल्ड की, हम पीछे रह गए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम आगे का नहीं सोचते। हमारी सिर्फ प्लानिंग होती है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, इलेक्शन से पहले कौन सी ऐसी चीज़ करें जो लोगों को नज़र आ जाए, उसको फिर हम अरबों रुपए उसको इश्तिहारात दें और उसके बाद इलेक्शन उसके ऊपर जीतने की कोशिश करें। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से आज पाकिस्तान जो मेरा ये मान का हिस्सा है कि ये वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। इस सारे एरिया से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का, जो कि 60s के अंदर नज़र आ रहा था। ये जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी 60s में कि पाकिस्तान ये सारे खित्ते को लीड करेगा इकोनॉमिकली, तो ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसकी लोकेशन भी मैं देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे के ऊपर है, परफेक्ट लोकेशन है, 2 हब्स हैं फैसलाबाद और लाहौर उसके बीच में है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है। इसके जो भी आपकी उस्मान, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमाद अज़हर। हमाद को आपने बताना और वो उसका काम होगा कि आपके सारे मसले हल करे। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जो है, हमारा जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, जो सारा जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजेनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। हर किस्म की रुकावट वो यानी जिधर नहीं भी ज़रूरत होती उधर भी रुकावट डाल देते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि कई दफ़ा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। और मुझे पूरी तरह अंदाज़ा कभी भी नहीं, जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। हम भी सोचते थे, हाँ नज़र आती थी करप्शन है हर जगह, पैसे दो तो काम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, वो तो नज़र आ रहा था। लेकिन क्योंकि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था और है और इंशाल्लाह पूरा भी होगा कि हमने इस मुल्क में आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग। हमने जो प्लान बनाया हुआ है कि 50 लाख घर हमने बनाने हैं 5 सालों में, जिनमें से वो घर होंगे जो कि एक आम आदमी जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपना घर ख़रीदने के लिए, उसके लिए हम आसानियाँ पैदा करें ताकि वो घर बना सके। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हमने बनाई। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किस तरह की रुकावटें हैं सामने। हर मरहले के ऊपर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। हम कहे कि चल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हमारा प्रोजेक्ट आगे जा रहा, तो पता चलता था कोई ना कोई रुकावट आ जाती जिससे वो रुक जाता था। तो फिर मैंने ख़ुद पूरा ये पिछले 3-4 महीने कोविड के दौरान मैंने पूरी तरह बैठ के ख़ुद इसको स्पेयर हेड किया
और तब मुझे पूरी तरह अंदाज़ा हुआ कि हम किस तरह का हमारा सिस्टम किस तरह चोक करता है डेवलपमेंट ही नहीं होने देता। क्या आम आदमी, अच्छा पैसा अगर मेरे पास है तो मैं सारे काम करवा सकता हूँ रिश्वत दे के, लेकिन अगर मैं वो जो असल बैकबोन होती है इकोनॉमी की, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, उसके लिए तो इतने मुश्किल इन्होंने सिस्टम्स बना दिए हैं कि वो बेचारा एक आम आदमी जो जिधर स्मॉल और मीडियम से ही शुरू होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून्स, एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन उनके लिए इतना मुश्किल सिस्टम बना हुआ है क्योंकि वो छोटी मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं, जाहिर है जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, तो उसके लिए इतना मुश्किल सिस्टम बना हुआ है कि उनका सारा इनिशिएटिव ही ख़त्म कर देते हैं। क्या वजह है कि वही पाकिस्तानी जाते हैं, मैंने अपनी आंखों में के सामने देखा हुआ है, हमारा लेबर क्लास जाती है। मैं जब शुरू में जब इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए और खेलने के लिए, तो मैंने देखा हमारा आम मज़दूर जाते थे वहाँ, और फिर मैंने उनको हर थोड़े सालों के बाद देखा कि वो उन्होंने पहले अपनी छोटी सी दुकान बनाई, फिर फैक्ट्री बनाई। तो क्या वजह है कि वो वहाँ जाके एक्सेल कर जाते हैं, और क्या वजह है कि यहाँ वो नहीं कर सकते? क्योंकि उनका सिस्टम इजाज़त देता है। ये जो सारा वर्ड है अमेरिकन ड्रीम, ये अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम ये है कि अमेरिका में जो भी आप ड्रीम करें आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम अलाउ करता है आपको करने के लिए, उनका सिस्टम रिवॉर्ड करता है, आप मेहनत करें आपको फल मिलता है उसका। यहाँ बदकिस्मती से हमारा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता उधर पहुँच गया कि ये रुकावट बना हुआ है। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ख़ास तौर पे देखा, और फिर मैं अब पूरा हेड कर रहा हूँ ये जो हमारी अब जो हम हाउसिंग, ये जो हमारा लॉन्च हो गया है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह के इंसेंटिव्स दिए गए हैं हाउसिंग के अंदर, क्योंकि हमने रुकावटें ख़त्म की। हर जगह FBR के अंदर कोई रुकावट थी, कोई एक जगह हटाते थे दूसरी आ जाती थी, कोई ना कोई चीज़ आ जाती थी जो कि एक आम आदमी के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में आगे जाना उसको रोकती थी। तो ये हमारा इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कोशिशें होगी कि हम मौका दें अपने प्राइवेट एंटरप्राइज को, अपने बिजनेसेस को, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि वो पूरी तरह इस सिस्टम के अंदर ऊपर आ सकें, मेहनत करें, ऊपर आ सकें। उनको गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी रुकावटें दूर करेंगे। उसकी वजह से आहिस्ता, क्योंकि एक दिन में तो गवर्नमेंट के सिस्टम्स, गवर्नमेंट के इदारे एक दिन में तो रिफॉर्म नहीं होते, लेकिन इनकी रेफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स आपके लिए आसानियाँ हम पैदा करेंगे। जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रेज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंशाल्लाह आपके लिए हम आसानियाँ पैदा करते रहेंगे मुसलसल। लेकिन ये एक बड़ी बैटल है एक सिस्टम के अगेंस्ट, जो कि बदकिस्मती से सिस्टम वो बन गया है कि किसी तरह स्लो डाउन करो और पैसे बनाए उस सिस्टम में। ये जो कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क है, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान को। बहुत चाइनीज़ कंपनीज़ रीलोकेट करना चाहती हैं। मैं जब चाइना गया 3 दफ़ा गया, तीनों दफ़ा जो चाइनीज़ बिजनेसेस, बड़ी बड़ी कंपनी से जो मीटिंग्स हुई, उन सब ने इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान आने में, लेकिन उन सब ने ये भी कहा कि आपके मुल्क में जो प्रोसीजर्स हैं उनको आपको आसान करना पड़ेगा। और हमने फिर कंपेयर किया कि जो दुनिया में बाकी प्रोसीजर्स जो वियतनाम में हैं, इवन बांग्लादेश में वो जो है, उनके प्रोसीजर्स हमारे से बहुत बेहतर हो चुके हैं, वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो कंपनीज़ वहाँ जा रही हैं। तो हमने अब ये जो आपने जब कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क के अंदर जब आपने वन विंडो ऑपरेशन किया, तो ये वो बाहर की कंपनीज़ देख रही हैं इस तरह की जोन्स जिधर के वो इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं फिर से आपको मुबारक देता हूँ, आपको मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है, और ये रेस्ट एश्योर्ड कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है हर जगह आपकी मदद करेगी इसको कामयाब करने के लिए। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान का कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, और इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोई भी कौम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब
और उनकी टीम को बिजनेस पार्क के क़याम पर मुबारकबाद देता हूँ। बदकिस्मती में तवील मुद्दत मनसूबाबंदी नहीं की गई। हुकूमत की समत दुरुस्त है, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार एक डायनेमिक वज़ीर आला है। हमारी सिर्फ ये प्लानिंग होती है कि इलेक्शन कैसे जीतें। पाकिस्तान के प्लान्स पर मलेशिया और सिंगापुर ने अमल किया और वो लोग तरक्की कर गए। जब बैरून मुल्क थे तो इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। हम आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें दूर कर रहे हैं। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। चीन के दौरे में बड़ी कंपनीज ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। और साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर फिर इत्मीनान का इजहार। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पूरे एतमाद के साथ खुलकर काम करने की हिदायत की। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात होती है, वज़ीर आला पंजाब से एक बार फिर इत्मीनान और एतमाद का इजहार करते हैं उनकी कारकर्दगी पर। इसकी डिटेल बताइएगा। साथ ही अरकान असेंबली से भी मुलाकात हुई, उसका अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 6 घंटे से इस वक्त ईवान वज़ीर आला में मौजूद है, जहां पर बहुत अहम मुलाकातें जो कि पंजाब के प्रोस्पेक्ट पे थी, वो तमाम अहम मुलाकातें यहीं पर हुई। सबसे अहम मुलाकात जो थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान थी। और गुज़श्ता कई दिनों से लाहौर और इस्लामाबाद जो कि अफवाहों की जद में था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है, उनकी जगह मुख्तलिफ नाम सामने आ चुके हैं। तो आज उन तमाम अफवाहों का खात्मा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात के बाद खुद ही कर दिया, जबकि एक बाकायदा तौर पे एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि उस्मान बुज़दार ही इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है और वो मुकम्मल बाइख्तियार वज़ीर आला है। और इसके साथ साथ उन्हें ये कहा गया है कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो पंजाब के अंदर PTI का जो नज़रिया है, PTI जो तहरीक लेकर आई थी, एक तब्दीली की तहरीक, करप्शन के ख़ात्मे के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, उस पर भरपूर तरीके से काम करे। जबकि दूसरी बड़ी मुलाकात जो थी वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले चीदा अरकान कौमी असम्बली की थी, जिनको लीड वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी, एक और अहम फिगर मखदूम खुसरू मुख्तियार क्योंकि आज जो अरकान असेंबली से मुलाकात हुई, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने वज़ीर आला के हवाले से, उस मुलाकात में क्या हुआ? जी मैं वही आपको बता रहा था कि जो अरकान असेंबली मिले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, उनको गिले शिकवे थे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब के साथ। इसमें एक जो बड़ा गिला शिकवा था वो ये कि जो तवज्जो है अरकान कौमी असम्बली की तरफ, उनके तरक्याती कामों की तरफ, उनके जो तरक्याती काम है तरजीही बुनियादों पे नहीं हो रहे, उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो कि मिलनी चाहिए। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ये हदायत की कि अरकान असम्बली के जो काम मेरिट पे हो वो काम मुकम्मल तौर पे किए जाए। लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने सूबे के अंदर गवर्नेंस पर भी कुछ सवालात खुद उठाए और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि गवर्नेंस के मामलात को बेहतर किया जाना चाहिए ताकि सूबे के अवाम को जो PTI वादा करके आई थी वो डिलीवर कर सके। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने खुशाब की अवाम के लिए एक बेहतरी का पैगाम दिया कि ग्रेटर थल कैनाल जो है वो जल्द ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जल्द ही इन तमाम इश्यूज पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। आप पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का वक्त आ गया है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ऐलान, कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत पंजाब को 50 साल पीछे ले गई, नून लीग के बनाए इदारे तबाह कर दिए, पंजाब में नून लीग का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया है कि मैंडेट की बहाली के लिए आवाज उठाएं। पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? वक्त आ गया है, हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। पूरे पंजाब के अंदर जो तबाही PTI ने मुसल्लत की है, पंजाब को ये 50 साल पीछे ले गए हैं। सारी तरक्की को जो हमने की है, वो सारे इदारे जो हमने बनाए हैं, एक एक करके इनके हाथों वो तबाह हो रहा है। पंजाब की तबाही पे खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। 10 साल इसके लिए मेहनत की है। इमरान नियाजी साहब को जवाब देना पड़ेगा जो पंजाब की तबाही कर रहे हैं। हमारे इस मैंडेट पे डाका डाला गया है, हमसे ये मैंडेट छीना गया है।
फयाज चौहान का एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बुज़दार हुकूमत मंजूर पापड़ फरोशों से करोड़ों खैरात नहीं ले रही। नारोवाल के अरस्तु को कोरोना में कमी से तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। नून लीग ने काम किया होता तो मुस्तकबिल की बात ना करते। बुज़दार हुकूमत ने 14,000 डॉक्टर और 18,000 हेल्थ वर्कर्स को भर्ती किया। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब में 9 बड़े अस्पतालों की तामीर जारी है। कहते हैं गाड़ियों के हॉर्न नॉइज पोल्यूशन में इजाफा करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में गाड़ियों के हॉर्न के जरिए एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद के ताजरों का हॉर्न बचाओ हुक्मरान जगाओ मुजाहिरा, सैकड़ों मुजाहिरीन 0 पॉइंट पर भी एहतजाज करते रहे। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। लईकुर रहमान, ये जो हॉर्न बज रहे थे, तरह तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थीं, इससे हुक्मरान जागे हों या ना जागे हों, ब्लड प्रेशर लोगों का ज़रूर बढ़ गया होगा आसपास के। बिल्कुल, लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है और जो यूनिवर्सिटी है कश्मीर की वो भी बंद हुई है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर बलोच और इस्लामाबाद की ताजर तंजीमों के रहनुमा खालिद चौधरी की सरबराही में ये ताजरों की रैली इस वक्त 0 पॉइंट से पहुंच कर आगे बढ़ रही है सरीना की तरफ, जहां से रेड जोन शुरू होता है। यहाँ पर देखा गया है कि जो ट्रैफिक की रानी थी उसको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रोक दिया गया ताकि मुतबादिल जो शाहराहें हैं उसकी तरफ, ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। अलबत्ता आपारा जो मरकजी मार्केट है इस्लामाबाद की, वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना पड़। अच्छा, अब जरा ये बता दीजिएगा कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, क्या मुतालबात हैं? जी, बुनियादी तौर पर इन ताजरों का मकसद ये है जिनमें होटल्स और मार्केट के साथ साथ शादी हालों के साथ साथ दीगर जो कारोबार के लोग शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपने कारोबार खोलने की इजाजत नहीं दी गई, और उनकी तरफ से ये कहना है कि हम SOPs पर ना सिर्फ अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि कोरोना के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको मलूज़ खातर रखा जाएगा और कारोबार में इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लईकुर रहमान, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ये ताजिर पहुंचे हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और ना सिर्फ ये कि हॉर्न बजा रहे हैं बल्कि उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे बाजे भी हैं। मुतालबात ये हैं कि कारोबार खोलने दिया जाए, SOPs को फॉलो करेंगे। कराची में बारिश के बाद सड़कें तालाब, बिजली की तवील लोड शेडिंग। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं 1 घंटे की बारिश से कराची डूब गया, बाकी शहरों में ऐसा क्यों नहीं होता। बिलावल को कराची से कोई गर्ज नहीं क्योंकि उनका शहर तो दुबई है। वर्ल्ड बैंक ने नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए दिए, मकामी हुकूमत को 25 करोड़ मिले, बाकी 75 करोड़ का हिसाब कौन देगा। पहले तो कच्ची आबादियाँ डूब जाया करती थी, अब तो फर्नीचर मार्केट भी कल डूब गई ना। हॉस्पिटल के अंदर पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। शाबाश बिलावल जरदारी। बिलावल ने कल कोई मीटिंग कॉल की, जिस शहर से बिलावल और जरदारी खाते हैं, तो बिलावल का शहर जो है वो दुबई है। बिलावल का शहर ना तो कराची है ना तो लाड़काना है। वर्ल्ड बैंक जो है वो 1 अरब रुपए की ग्रांट दे रहा है, कह रहा है कि बेशर्मो जाके अपने नाले साफ कर लो। वर्ल्ड बैंक जो है इस 1 अरब रुपए का ऑडिट कर रहा है। 22 करोड़ रुपए जो है वो DC को मिल चुके हैं, 3 करोड़ रुपए कमिश्नर को मिल चुके हैं, बाकी रहे 75 करोड़ रुपए, वो अल्लाह जाने 75 करोड़ रुपए कहाँ गए। अभी हमने देखा कि KPK के अंदर बारिश हुई है, पिशावर डूब गया पूरा, पंजाब के किसी शहर के अंदर इतनी तबाही आई, कभी हमने बलोचिस्तान के अंदर देखा। ये सब कुछ सूबे सिंध के अंदर क्यों होता है? हमने नाले साफ किए इसलिए पिछले साल कराची नहीं डूबा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि खबरदार करता आया हूं कि कराची डूब जाएगा। सिंध हुकूमत नाले भी साफ ना रख सकी, कचरा तक ना उठाया, फिर ये 18वीं तरमीम का शोर करते हैं। पिछले साल कराची इसलिए नहीं डूबा था क्योंकि हमने लेट्स क्लीन कराची की एक मुहिम की थी। उस मुहिम से कराची के नाले साफ किए। वार्न करता हूँ कराची को कि अगली बारिश में कराची डूब जाएगा। जो नाले हमने साफ किए थे 9 करोड़ 80 लाख रुपए आपके पैसों से लेके सिर्फ ये सिंध हुकूमत ने मेंटेन करना था। कचरा भी नहीं उठा सकते। आपको क्या राइट है कि आप हुकूमत करें, फिर आप 18वीं तरमीम के ऊपर शोर करते हैं। हुकूमत है सिंध की सिर्फ लूट मार का निजाम लगाने के लिए, कत्लो गारत, बत्ताखोरी, कब्जे, पूरे सिंध का यही हाल।
वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कराची में 3 नस्लों की करप्शन तैर कर ऊपर आ गई। बारिश भी ज्यादा हुई, पानी भी ज्यादा आया। पानी तो ज्यादा मौजूद है, शर्म की जरूरत है। कराची में जो बारिश हुई, 3 नस्लों की करप्शन और बद इंतजामी कराची में की गई, पीपल्स पार्टी की तरफ से खुल के तैर के सामने ऊपर आ गई। जब बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश भी ज्यादा हुआ है, पानी भी ज्यादा आया है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, तो पानी तो ज्यादा मौजूद है, शर्म की जरूरत, शर्म की जरूरत। बारिश के बाद कराची के कई इलाके तालाब, कई घंटे बाद भी इंतजामिया हरकत में न आई। गवर्नर हाउस की सड़क हो या लियाकताबाद, पानी में डूबी टूटी फूटी सड़कों ने हुकूमत सिंध की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची में बारिश हुए घंटों गुजर गए, मरकजी शाहराहों से पानी निकाला न जा सका। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें तबाह, जगह जगह शहरियों की गाड़ियां बंद। गवर्नर हाउस की शाहरा ने रेन इमरजेंसी के दावों को धो डाला, शहरी फट पड़े। इस साल में जो इंतजामिया ने बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो इससे पहले जो थी उससे तब भी बुरा हालात थे, लेकिन कुछ बेहतर थे। इस साल तो बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं। पानी तो बहुत है यार, गलियों में भी बहुत ज्यादा पानी है। लियाकताबाद 10 नंबर पर सूरत हाल अबतर, पानी में डूबी टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सदर का इलाका भी पानी में डूबा हुआ है। ना पानी कहीं से निकाल रहे हैं, ना कुछ। पूरे सदर में पानी भरा हुआ है, हर जगह पे जहाँ जाओगे पानी मिलेगा। गटरें भी फुल हैं। मलीर बाबा विलायत शाह मजार के करीब 2 माह पहले बनी सड़क 2 फीट अंदर धंस गई। कराची में बारिश ने शहरियों की सोच बदल दी। कहते हैं जब गली गली समंदर आ गया तो दूर जाने की क्या जरूरत। DHA में बच्चों ने स्विमिंग, कुरंगी वालों ने बोटिंग की। नाजमाबाद में सिटी वार्डन्स ने शहरियों की मदद की। सिंध के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनके इंतजाम बहुत अच्छे लगे। समंदर इतना दूर जाना पड़ता था, आपके डोर स्टेप के ऊपर उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। सीव्यू जाने की क्या जरूरत जब शहर की हर गली बनी हो समंदर। तूफानी बारिश और जिंदा दिलाने कराची, सब कुछ पानी पानी हो गया, लेकिन तफरी करने वालों ने मौका जाने न दिया। DHA में बच्चे सड़क पर स्विमिंग करते रहे, कोरंगी वाले बोट लेकर निकले। रोशनियों का ये शहर है और समंदर का ये घर है, आकर देखो, आकर देखो। PCHS में घर पूल में बदल गया। खातून ने पानी में डूबे फर्नीचर की वीडियो बनाई। ये हर साल का तमाशा है, इसको बुरा भला कहूँ। समंदर बनी सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों की शामत आई। कोई बारिश में रिश्ता पक्का करने पहुंचा। तारीख पक्की करने जा रहा हूँ, अगर आज उन्होंने कहा नहीं आए तो काम फिर जो है तो कैंसिल हो जाएगा। पुलिस एहलकार शदीद बारिश में डटे रहे, पानी में फंसी गाड़ियां निकाली। छोड़कर ट्रैफिक में लग गए। बस क्या करे जी, अभी ये रास्ते बंद है, इनको तो क्लियर कराना है ना हमने। जो गाड़ी बंद होती है उसको साइड पे करवाते हैं, आगे पीछे लगवाते हैं। वाह 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 वाह। ट्रैफिक एहलकार भी चौकस खड़े रहे। एक मजदूर ने तो फर्श शनासी की इंतहा कर दी। तेज बारिश में भी दीवार की तराई करता रहा। फैसलाबाद के इलाके साहियावाला में वासा की गफलत, मोटरसाइकिल सवार गटर में गिरकर जख्मी हो गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत सीवरेज लाइनों की सफाई करवाने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर जमान से। बताइएगा कमर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाके झंग रोड पर वाक़या मुतअद्दिद आबादियों में गुज़िश्ता 6 साल से सीवरेज का निज़ाम इंतहाई नाक़िस और वासा की गफलत की वजह से
सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर खड़ा हो जाता है, जबकि बारिश का पानी भी आने से पर नहरें नदी नाले बन जाते हैं। ARY न्यूज को जो फुटेज हासिल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि साहियावाला के इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार जो गंदे पानी में से गुजर रहा है, वो खुला गटर जो पानी में डूबा हुआ है उसको नजर नहीं आया, वो मोटरसाइकिल समेत वो गटर में गिर जाता है, जख्मी होता है, जिसके बाद इलाका मुखिनों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर जो है सैनिटरी वर्कर्स को खर्चा देकर सीवरेज लाइनों की सफाई कराई, गटरों की सफाई करवाई और सड़कों पर से पानी खत्म करवाया। इलाका मुखिनों का ये कहना है कि वासा हुकाम की गफलत से मुतअद्दिद जो आबादियां हैं वो तबाह हो रही हैं, सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं, लेकिन वासा हुकाम और कान असम्बली जो मुसलसल इस इलाके को नजरअंदाज कर रही हैं। जी बिल्कुल कमर जमान, बड़ी अफसोसनाक ये मनाजिर हैं जो कि हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जा रहा था। लोगों की जानिब से गालिबन मना भी किया जा रहा था, क्योंकि जाहिर है कि बरसात का पानी और सीवरेज का पानी जमा होता है तो आपको नज़र नहीं आता कि कहाँ पर कोई गड्ढा है या फिर कोई मैन होल आपका मुंतज़र है। और इस वाक़े में ऐसा ही हुआ। खुशकिस्मती ये थी कि हादसे का शिकार होने के बाद वहाँ पर अतराफ़ में लोग मौजूद थे जिन्होंने उसको बर वक्त वहाँ से निकाला, लेकिन जाहिर है कि मोटरसाइकिल सवार जिस तरह से गिरा था उसको खासी चोट आई होगी। और अलमिया ये है कि ऐसे बिलातादाद मैन होल्स ना सिर्फ ये कि कराची की सड़कों पर, पंजाब की सड़कों में मौजूद हैं, और मासूम बच्चे जब इन मैन होल्स में जाते हैं तो किसी का उनका आसार भी नहीं मिलता और इसकी वजह से बड़े अंदोहनाक हादसात होते हैं। कमर जमान, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत का पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खोलने का फैसला। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसला मानसून बारिशों के पेश नज़र आवाम को सहूलत देने के लिए किया गया, नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को हाथ लगाए बगैर इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि कोरोना वबा के बाद पहली बार इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर रहे हैं। SOPs के मुताबिक पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो वर्कर्स बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन कतरे जरूर पिलाएंगे। 3 रोजा मुहिम में 78,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 3 दिन का कैंपेन होगा, 78,000 बच्चे जो है वो वैक्सीनेट होंगे। टीम्स को ये हिदायत दी है कि वो बच्चों को टच करने से गुरेज करें, वालिदैन या केयर गिवर जो है वो बच्चे को पकड़े। गुजरात में लड़के और लड़की का हौलनाक कत्ल, लाशें नहर में फेंक दी, लड़के के कान, होठ, जबान तेज धार आले से काटे, फिर 3 गोलियां मारी। लवाहिकीन ने मशहूर कर दिया कि लड़की का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। नवाई इलाका बेगा का 19 साल का खलील और शाइस्ता एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्ट से। आमिर भट्ट, बताइए पुलिस अब तक इस बारे में मालूमात क्या इकट्ठी कर सकी है? जी, अभी तक जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया, पुलिस तो इस मामले को मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ लेके जा रही है। जबकि 6 तारीख को इस लड़की की जो डेड बॉडी मिली थी नहर से, उसके बाद जो 10 तारीख को इस लड़के की डेड बॉडी मिली, लड़के की जो लाश थी उसको बड़ी बुरी तरह मसक किया गया था, उसको तशद्दुद करके बड़ी बुरी तरह उसको कर दिया गया था। जब मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें जो चीज़ें साबित हुई, उसमें उसके लवाहिकीन, लड़के के लवाहिकीन ने जब वो डाटे वगैरह निकाले तो उससे जो चीज़ें साबित हुई कि लड़के ने आखिरी कॉल जो लड़की को की थी और लड़की ने भी आखिरी कॉल जो लड़के को की थी, उससे पता चला कि इस जो मकतूल था खलील अंजम, इसका समानी की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने इसको घर से बुला के इस लड़के को, इसके भाई को बुला के तो एक रबड़ के ऊपर एक FIR दर्ज किया। लेकिन पुलिस ये FIR जो है इसमें क्या दफात लगाई गई हैं, किन को नामजद किया गया है? इसमें कत्ल की FIR है, लेकिन नामजद किसी को नहीं किया गया। इसमें किसी बंदे को नामजद नहीं किया गया। अभी पुलिस तो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो ये जो लड़का कत्ल हुआ है, इतना तो ये मानते हैं कि ये लड़का किसी लड़की के साथ अफेयर इसका चल रहा था, मरा भी इसी वजह से है। इसको किसी ने कत्ल जरूर किया है, क्योंकि लाश को इतनी बेदर्दी से तेजदार आले से पहले काटना, फिर इसको गोलियां मारनी, फिर इसको नहर में फेंकना, ये इंतहाई सफाकाना कत्ल था। लेकिन उसके बाद पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि 10 तारीख का ये वाक़या। आमिर जावेद साथ ही रहेगा, इस वक्त हमारे साथ DSP चौधरी सईद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अब तक तफ्तीश की गई है, कुछ मालूमात इस बारे में? क्योंकि खबरें ये हैं कि मुबैना तौर पर दोनों पसंद करते थे, यही वजह थी कि इन्हें मार दिया गया, जबकि लड़की के लवाहिकीन कहते हैं लड़की ने खुदकुशी की और लड़के को तशद्दुद करके मारा गया है।
इस सिलसिले में बहुत शुक्रिया जी, आपने पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए हमसे राब्ता किया। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं जी कि जैसे ही डेड बॉडी मिली है, पुलिस ने इस तौर पे कार्रवाई की, उसका पोस्टमार्टम करवाया, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसमें पता चला कि वो फाटल नहीं मरा, उसकी मौत जो है बदरिया फायर आर्म हुई है, तो फौरी तौर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी ये जो मीडिया पे ये खबर चल रही है कि वो जो लड़की है सराय आलमगीर में जिसकी डेड बॉडी मिली है, उसका और इस लड़के का आपस में ताल्लुक था, अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी हमें एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि जिससे कि इन दोनों का ताल्लुक साबित हो, और तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे कोई एविडेंस मिलेगा तो डेफिनेटली हम उसको केस फाइल में भी और जो ये दवाई की लड़की की मौत की वजह खुदकुशी करार दे रहे हैं, इस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उस लड़की का भी पोस्टमार्टम करवाया गया है, और अभी तक जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी उसकी जो वजह मौत है वो अभी तक कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला मेडिकल रिपोर्ट में जिससे कि पता चले कि उसको कत्ल किया गया है। तो चौधरी साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि आपने कहा कि वजह मौत वो नहीं है जैसे कि बताई जा रही है, तो आप ही बता दीजिए कि इब्तदाई तौर पर क्या चीज़ सामने आई है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे टाइम लूंगा। 10 तारीख को डेड बॉडी मिलती है खलील अंजम की, लड़के की। अच्छा। और जैसे ही उसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, और जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसके जिस्म में गोली लगी हुई है, जिसके फौरन बाद मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी ये बिफोर टाइम होगा कि जब हम अगर ये कहें कि ये इस लड़के का ताल्लुक उस लड़की से है जिसकी डेड बॉडी उधर से मिली है। इब्तदाई तौर पे जो बात सामने आई है वो ये आई है कि वो लड़की का नाम शाबिया शहीन है, और लेकिन लड़के के बारे में ये भी कहा गया कि मारने से पहले उस पर तशद्दुद हुआ, तेज धार आले से उसके कान, होंठ, ज़बान काटे गए। तो ये तो बड़ी बेईमाना तशद्दुद, नफरत की वजह से कोई तशद्दुद ऐसे कर सकता है। पोस्टमार्टम में ये भी बातें सामने आई हैं। वो लड़की की नहीं, डेड बॉडी की वो जख्म थे लड़के के। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई है तो वो लड़के के निशान आए हैं कि उसके चेहरे पे निशान थे। यही तस्करा हम भी कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं चौधरी सईद साहब, पानी में रहने की वजह से जानवरों के काटे के हैं, ये तशद्दुद है। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने लड़के के हवाले से तो बता दिया कि उसको फायर आर्म से मारा गया, लड़की की मौत की वजह क्या रही, ये जरा बयान कर दीजिएगा। जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उसकी जो मौत है वो तशद्दुद से वाक़या नहीं हुई, और अभी उसकी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। अच्छा, लड़की की मौत आप कह रहे हैं कि तशद्दुद से वाक़या नहीं हुई, और ऑब्वियसली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चलेगा, लेकिन इब्तदाई जो आपने मुआयना किया होगा तो गोली वगैरह उसको नहीं मारी गई जिस तरह से लड़के के केस में था कि उसे गोलियां मारी गई थी। जी बिल्कुल, बज़ाहिर तौर पे लड़की के जिस्म पे कोई तशद्दुद का निशान नहीं है, कोई जख्म का निशान नहीं है, और किसी फायर आर्म का निशान नहीं है। तो खुदकुशी के हवाले से आप ये जो पहलू उनके घर वालों का कहना है कि खुदकुशी की है, तो आप भी इसी पहलू को जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसको तक़वियत दे रहे हैं कि खुदकुशी मुमकिन तौर पर लगती है? अभी तक जब तक किसी भी किस्म की ठोस शहादत नहीं मिलेगी तो अभी तक तो उनका वर्जन साबित हो रहा है। और अभी मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अभी ये बहुत अर्ली होगा कि अगर हम इस लड़की की मौत को उस लड़के की मौत से आपस में मुंसलिक करें। ठीक है, ये भी कायम होना, अभी इसके भी शवाहद जो है वो मिलेंगे तो हम साबित करेंगे कि ये लड़की और लड़का दोनों का कत्ल या दोनों की मौत जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। अभी तफ्तीश हो रही है, अभी तो ये सिर्फ एक अफवाह समझ लें अभी इस बात की। चलिए ठीक है, ऑब्वियसली अफवाहें हैं या जो कुछ भी है, लेकिन ऑब्वियसली आप इनको कंसिडर करेंगे अपनी तफ्तीश के दौरान। हम आपसे फॉलो अप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी सईद साहब। जामशोरो पुलिस का अनोखा कारनामा, बिजली का खंभा कबाड़ी को बेच दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिजली के पोल को पुलिस मोबाइल से उतार कर कबाड़ी को फरोख्त किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी जामशोरो ने 3 एहलकारों को मुअत्तल करते हुए लॉकअप कर दिया। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी रिटायर हो गया, बाकी जिंदगी कंबोडिया में गुजारेगा। वजीर आजम के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं कि 36 साल का हाथी
नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया था। हाई कोर्ट ने भी हाथी की पनाहगाह तब्दील करने की हिदायत की थी। फैसले से उदास हैं, लेकिन कोशिश है कि हाथी जहां जाए वहां खुश रहे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर को सफारी पार्क में तब्दील कर रहे हैं। एक डिसीजन किया और हुकूमत ने भी फैसला किया है कि कवान को हम कंबोडिया में एक सेंचुरी है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। इस वक्त 36 साल का है और 1985 में ये पाकिस्तान को श्रीलंका ने तोहफे में दिया था। एक साइकोलॉजिकल इश्यूज बन गए, इसको फिर चेनों के अंदर भी रखा गया कुछ अरसे के लिए। हमारे लिए ये अफसोस का दिन तो है कि एक इतना अच्छा हमारा साथी जो है वो हमें भेजना पड़ रहा है कंबोडिया, लेकिन ये इस कवान के लिए बेहतरीन फैसला है। वेलकम बैक। भारतीय फोर्सेस की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ भारत की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया था और भारत की बिलास्टाल फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गई थीं, जिस पर आज वज़ारत खारजा की जानिब से सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया और शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि भारत मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और सिविल आबादी को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि भारत इस किस्म की जो हरकतें कर रहा है, इससे खित्ते का जो अमन है वो खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी नाकाम। एसएसपी वेस्ट फिदा हुसैन जामवरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया कि कलदम BRSS के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। यही कलदम तंजीम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्विस थी। गिरफ्तार दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमला करना चाहते थे। दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। मोरखा 17 जुलाई और कल रात गुजर गई और आज सुबह हसास इदारों और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई की के दौरान अलहदगा पसंद तंजीम, यही तंजीम जो ब्रास है से ताल्लुक़ रखने वाले 6 खतरनाक दहशतगर्द को एक खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि कराची में किसी बड़े हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ थे। जबकि इस दहशतगर्द तंजीम के स्लीपिंग सेल कराची और इसके मुजाफात में पाए जाते हैं। मुल्क में आने वाली हालिया दहशतगर्दी की लहर, जिसमें इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद मिले हैं कि ये गैर मुल्की एजेंसियां मुल्की सालमियत को ख़तरे में डालने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अपनी आलाकार अलहदगी पसंद तंजीमों के ज़रिए अफरा तफरी फैलाने और दहशतगर्दी के इक़दाम करने और मुल्क की अहम तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलदम तंजीम के 2 रहनुमाओं को 15-15 साल कैद की सजा सुना दी। दोनों मुजरिमों को जुर्माना भी अदा करना होगा। तर्जुमान CTD ने बताया है, CTD पंजाब ने गुज़श्ता बरस मुकदमे दर्ज किए थे। जुर्म साबित होने पर मसूद रहमान और लुकमान शाह को 2 अलग अलग केसेस में कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों मुजरिम कलदम तंजीम के असासों और आमदन के जिम्मेदार थे। कलदम तंजीम के लिए फंड्स इकट्ठा करने के ठोस सबूतों पर यह फैसला सुनाया गया है। और जिसे अल्लाह रखे, बहादुर शख्स की हाजिर दिमागी ने 5वीं मंजिल से गिरने वाले बच्चे की जान बचा ली। चीन में 2 साल का बच्चा फ्लैट की खिड़की से बाहर आया तो नीचे लोग जमा हो गए। बच्चा गिरा तो नीचे खड़े शख्स ने आगे बढ़कर कैच कर लिया। बच्चा महफूज रहा। कैच करने वाले शख्स के बाजू में फ्रैक्चर हो गया। वेलकम बैक। कराची में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, सूबों में ऐसे इजलास से कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। NCOC बेहतर काम कर रहा है। चेयरमैन NCOC असद उमर का कहना था, मवेशी मंडियों में मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव केसेस में और अमात में कमी बाकी हुई है, मगर एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी ताकि दोबारा केसेस की तादाद में इजाफा न हो।
चेयरमैन NCOC असद उमर का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर आला हाउस कराची में असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास हुआ। असद उमर ने कहा कि मवेशी मंडियों में एहतियाती तदाबीर के साथ मॉनिटरिंग का निज़ाम जरूरी है। फेस मास्क और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि NCOC का काम काफी बेहतर रहा, मगर ईद उल अज़हा, मुहर्रम और रबीउल अव्वल से मुतालिक खुसूसी तैयारी करना होगी। गलियों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की है। असद उमर ने कहा कि सिंध समेत तमाम सूबों में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जबरदस्त काम किया। ये सब शाबाश के मुस्तहिक हैं। इजलास में सिंध के टेस्टिंग और ट्रेस सिस्टम की तारीफ की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एहतियाती तदाबीर को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जिस तरह डॉक्टर्स कराची की बिजली का मसला हल नहीं कर सकते, इसी तरह हमारा सिंध हुकूमत पर इख्तियार नहीं। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का तनख्वाहों के लिए एहतजाज। NCOC सरबराह असद उमर ने साफ साफ कह दिया, हर एक का कोई इख्तियार होता है। डॉक्टर्स ने कोरोना वार्ड के दौरे पर आए असद उमर को घेर लिया और तनख्वाह की अदायगी के लिए नारे लगाए। डॉक्टर्स 8 महीने की तनख्वाह और हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए एहतजाज कर रहे थे। बोरियत मिटाओ, मास्क बनाओ। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद की 8 साल की अरीबा ने फेस मास्क पर डिजाइनिंग शुरू कर दी। चौथी जमात की अरीबा ने मुख्तलिफ रंग के नगीनों से फेस मास्क तैयार किए और लोगों में तकसीम किए। पुरअज़्म बच्ची ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती है। ARY न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर उसकी अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।